मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम ग्रामश्री कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की कक्षा में ग्रामश्री कविता जिसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उसकी व्याख्या की थी। व्याख्या को सरल शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से हमने पढ़ा था। आज उसी ग्रामश्री कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। चलिए आप और हम मिलके हल करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि मेरे बताने से पहले ही आप अपने सही विकल्प का चयन करें, क्योंकि कविता आप सबने पढ़ ली है। और साथ ही मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि परीक्षा के समय आपको दिक्कत ना हो और आप याद कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य क्लिक करें। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? कविता में आया था कि चांदी की सी उजली जाली में अलंकार कौन सा है। चांदी की सी उजली जाली कविता में आई थी, तो वहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे अलंकार कौन सा है। अलंकार हमने पढ़े हुए हैं कि उपमा उत्प्रेक्षा मानवीकरण रूपक, इन्हीं में से बताना है। जल्दी से बताइएगा। और बिल्कुल सामने स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पे होगा उपमा अलंकार। ठीक है। चांदी की सी क्या है? वाचक शब्द है। यहाँ क्या हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है। अगला है, सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? जो सरसों के फूल हैं उनसे गंध आ रही है, वो कैसी गंध आ रही है? जो जिसे कविता में पंत जी ने बताया है। भीनी भीनी तैलाक्त मंद मंद सुगंधित। क्या होगा विकल्प? तैलाक्त। तैलाक्त यानी कि तेल से युक्त। जो सरसों का तेल होता है जिसमें जो गंध आती है, वैसी ही गंध सरसों के फूलों से आ रही है, तो क्या होगा? तैलाक्त। अगला प्रश्न प्रस्तुत है। कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? जो अलसी है एक पौधा है, उसकी कली है, उसको कैसा बताया है? क्या विशेषण दिया है कवि ने उसके लिए, अलसी के लिए? पुखराज जैसी, नीलम जैसी, पन्ने जैसी या रजत जैसी? कैसी होती है अलसी की कली? नीलम जैसी। नीलम जैसी क्यों बताया है? क्योंकि जो नीलम मणि है, रत्न है, वो नीला होता है। ऐसे ही जो अलसी का पौधा है उस पे जो फूल आते हैं, कली आती है, वो नीले रंग की होती है, इसलिए नीलम जैसी उसको बताया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा था आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। आम की मंजरियाँ कैसी लग रही हैं? रजत स्वर्ण जैसी, पीली पीली, पुखराज जैसी, मरकत जैसी। कैसी लग रही है? रजत और स्वर्ण जैसी, सुनहरी है और चांदी जैसी उज्जवल है। आम की मंजरियाँ, ठीक है, रजत स्वर्ण जैसी लग रही हैं। ग्रामश्री कविता में ओश को कैसा बताया है? मोती के समान, हरे रक्त के समान, जाली के समान, सोने के समान। चारों विकल्प सामने, जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। कौन से विकल्प को सही करना है आपको? कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से बताइएगा। ग्रामश्री कविता में ओश को कैसा बताया गया है? चलिए आपका समय समाप्त हो गया। मैं बताती हूँ। हरे रक्त के समान, हरे रक्त के समान बताया गया है ग्रामश्री कविता में। उसको जो घास के तिनके होते हैं, उनकी जो नसें तिनकों की जो नसें होती है, उनमें से जो हरा रक्त जो आर पार ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है, उसको हरा रक्त बताया गया है। तो यह हरे रक्त के समान बताया गया है।
ग्रामश्री कविता में टमाटर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? टमाटर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? मखमली है या मोटा है, मखमली या लाल, दोनों या फिर नरम है? मखमली और लाल दोनों है। मखमली टमाटर भी है और लाल भी है, दोनों विशेषणों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आता है स्क्रीन पे। आ गया है, खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? मखमल जैसी, चांदी जैसी, सोने जैसी या फिर खूबसूरत? खेतों में जो हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण ही किया है इस कविता में कवि ने ग्रामश्री कविता में। तो यहाँ पे खेतों की हरियाली कैसी लग रही है, किस विशेषण से की उपमा दी है यहाँ पे कवि ने? हरियाली को मखमल जैसी बताया है या चांदी जैसी या फिर सोने जैसी या फिर खूबसूरत बताया है? तो क्या होगा आपका विकल्प, देखते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए, इतना समय नहीं है, आपका समय समाप्त हो चुका है। मैं बताती हूँ कैसे बताया है। मखमल जैसी, खेतों में हरियाली जो है उसको वो कवि को मखमल जैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर सोवियतलैंड पुरस्कार मिला? स्वर्ण किरण, ग्राम्य, गुंजन, लोकायतन, ये चारों ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं और इनमें से किसी एक रचना पर उन्हें सोवियतलैंड पुरस्कार मिला था। वो कौन सी रचना है? जब जीवन परिचय हमने पढ़ा था ग्रामश्री कविता पढ़ने से पहले, उस समय आपको बताया गया था कि इस रचना पे उनको ये पुरस्कार मिला था। तो सोवियतलैंड पुरस्कार कौन सी रचना पे मिला है? जल्दी से क्लिक कीजिएगा, अपना आंसर दीजिएगा। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही है, आगे बढ़ रही है, जल्दी कीजिएगा। टिक टिक बंद हो गई, आपका समय समाप्त हो गया। और ये है लोकायतन। लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियतलैंड पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये थी सोवियतलैंड पुरस्कार की बात। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सी रचना पर मिला था? और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उनकी रचना कौन सी थी? चारों में से स्वर्ण किरण, ग्राम्य, चिदम्बरा, लोकायतन। लोकायतन हो चुकी, इस पर नहीं मिला, बाकी 3 बच गई, इस पर देख लीजिएगा, जल्दी से क्लिक कीजिएगा। आपका समय समाप्त हो गया, मेरा शुरू हो गया। कौन सी है? चिदम्बरा। चिदम्बरा पर उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनका काव्य संग्रह चिदम्बरा, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो पहले भारतीय हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? देखिए, साहित्य अकादमी भी मिला है, सोवियतलैंड पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कितने महान रचनाकार हैं ये। स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, गुंजन, लोकायतन, सभी रचनाएं उन्हीं की हैं। और अब की बार बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है। आपका समय समाप्त, मेरा शुरू। कला और बूढ़ा चांद पर, कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आता है, मटर की लटकती फलियां कैसी प्रतीत होती हैं? स्वर्ण के समान, किमकिणियों के समान, सुनहरी पेटियों के समान और मखमली पेटियों के समान। किमकिणी होता तगड़ी, और यहाँ पे मटर की कलियां कैसी प्रतीत होती हैं? तो आप क्या बताओगे? सुनहरी पेटियों के समान। ठीक है। तीसे के फूलों की तुलना किससे की गई है? तीसे के फूलों की तुलना आपको ध्यान और पहले बता गया था तीसे के फूल कैसे होते हैं, तो बता सकते हो तीसे के फूलों की तुलना किससे की गई है? आप क्या बताओगे? नीलम की कलियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतझड़ आने से आम की डालियां किससे लद गई हैं? यहाँ पे ये लद होगा, लग नहीं, क्या होगा? लद। किससे लद गई है? फूलों से, मंजरियों से, फलों से, फिर रस से। आम पर जो बोर आता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बताओगे आप? मंजरियाँ। मंजरियों से लद गई। पतझड़ के आने से आम जो बोरा गया है उस पर मंजरियाँ लग गई हैं, तो मंजरियों से लद गई है। ग्रामश्री कविता में किसने सबका मन हर लिया है? प्राकृतिक सौंदर्य ने, गांव की सुंदर शोभा ने, या फलों की खुशबू ने, या फिर गंगा नदी के किनारे ने? देखिए, जो ग्रामश्री कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन है, गंगा नदी के तट का भी है, लेकिन यहाँ पे बताया कि ग्रामश्री कविता ने में किसने सबका मन हर लिया है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? गांव की सुंदर शोभा ने सभी का मन हर लिया है।
मीठे पके अमरूदों पर किस रंग की चित्तियाँ पड़ गई है। अमरूद आप सभी खाते हैं और आपको पता है अमरूद जब पके हुए होते हैं, मीठे होते हैं, तो कैसे चित्ते, कैसे निशान उन पे दिखाई देते हैं, कैसे, किस कलर के, किस रंग के। तो सभी के मुंह में पानी आ गया होगा अमरूद खाने के लिए। तो क्या होगा, लाल रंग के चीते पड़ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अच्छे प्रश्न, इंटरेस्टिंग, मज़े आ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं इनको, बहुत ही आसान प्रश्न है और हो सकता है क्या यही आपकी परीक्षा में आएंगे। पतझड़ के मौसम में कौन मतवाला हो गया है। मतवाला यानी कि पागल हो गया, उन्मत्त हो गया है, और उन्मत्त होकर कुछ क्या करने लग गया है। कोयल, मोर, हंस, मगरोटी, कौन क्या गाता है। कोयल मतवाली हो गई है। कविता में कोयल का जिक्र आया है। कोयल मतवाली होके क्या अपने मधुर मधुर गान गाने लगी है, अपने मधुर आवाज़ से लोगों का रसपान करा रही है। हिमांत में गांव का वातावरण कैसा हो गया है। हिमांत यानी कि हिम का अंत, और हिम क्या होता है, सर्दी। ठीक है, यहाँ पे हिमांत का अर्थ है सर्दी का अंत, सर्दी के मौसम का अंत। तो जो हिमांत में जो सर्दी समाप्ति के दौर पे होती है, इस समय सर्दी समाप्ति के दौर पे है, तो यहाँ पे वातावरण कैसा हो गया है गांव का, शांत, उदास, रोमांचित या फिर नीरस। शांत हो गया है। कैसा हो गया है, शांत हो गया है। अगला, वसुधा गेहूं और जौ की बालियों को उगाकर क्या प्रकट कर रही है। वसुधा क्या होती है, धरती होती है। जब गेहूं और जौ में इस समय बाल आ जाती है, उनको उगाकर क्या प्रकट कर रही है। रोमांच प्रकट कर रही है, हंसी, उदासी या फिर बेचैनी। रोमांच प्रकट कर रही है। क्या कर रही है, रोमांच प्रकट कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा के किनारे किसकी खेती है। पढ़ी थी कविता हमने, गंगा के किनारे किसकी खेती थी। टमाटर की, बैंगन की, तरबूज की या फिर बेर की। सभी को पता है तरबूज की खेती। तरबूज सभी ने खाए है ना। तरबूज की खेती, तरबूज नदी के किनारे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी पैदावार अच्छी होती है, तो वहाँ पे तरबूज की खेती थी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। जब जीवन परिचय पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था इनका जन्म, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी रचनाएं सभी पढ़ी थी। तो कब हुआ था इनका जन्म, जल्दी से बताइएगा। 1900 में या 1908 में, 1907 में, 1901 में समय शुरू हो चुका है। उसके बाद मेरा समय शुरू हो जाएगा, जल्दी से बताएगा मेरे बताने से पहले। हाँ जी, इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में, कौशानी ग्राम में हुआ था। अगला है, भूतल पर कौन झुका हुआ है। नीला आकाश, तारे, पेड़, बादल। भूतल पृथ्वी के तल पर कौन झुका हुआ है। दूर से जब हम दूर खड़े होकर देखते हैं तो कविता में आता है, दूर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान ने हरी भरी प्रकृति को, फसलों को अपने आच्छादन से ढका हुआ, अपने आंचल से ढका हुआ हो, तो क्या होगा, नीला आकाश। नीले आकाश ने भूतल को ढका हुआ है, भूतल चुका हुआ है, भूतल पर चुका है नीला आकाश। सूर्य की किरणें जब हरी भरी फसल पर पड़ती हैं तब कैसी प्रतीत होती है। जब सुबह सुबह ओस भरी होती है खेतों में, उस समय पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो शुरुआत में ही आया था, तो कैसी प्रतीत होती है। चांदी के जाले के समान, सोने के जाले के समान, या ओस की बूंदों के समान, या सुनहरी। बहुत ही आसान है, पहले ही आया था, शुरुआत में ही आया था कविता के। जल्दी से बताइएगा कैसी प्रतीत होती है, फसल कैसी प्रतीत होती है उस समय। चांदी की जाले के समान। अलसी के फूलों का रंग कैसा होता है, किस रंग के फूल होते हैं, ये पहले ही हो चुका है, नीले रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं, नीले रंग के होते हैं। पहले ये प्रश्न पहले नहीं आया था, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि अलसी के फूल कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं। ग्रामश्री कविता में किसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रकृति का, आसमान के, पौधों का, बच्चों का, सभी चीज़ें प्रकृति के बारे में आ रही हैं, फसल के बारे में आ रही हैं, पेड़ पौधों के बारे में आ रही हैं, गांव के बारे में आ रही है। तो किसका होगा, आसमान का नहीं हो सकता, पौधों का नहीं हो सकता, बच्चों का नहीं हो सकता, तो किसका बच गया, प्रकृति का। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आता है स्क्रीन पे। ये आ गया है अगला प्रश्न। कवि ने गांव की तुलना किससे की है। नीलम रत्न से, पुखराज रत्न से, या फिर रत्न से, या मरकत के डिब्बे से। गांव की तुलना किससे की है, जल्दी से बताइएगा। गांव की तुलना मरकत के डिब्बे से। मरकत क्या, पन्ने, जो पन्ना रत्न होता है ना,
उससे की है गाँव की तुलना कवि ने। पंत किस वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, मार्क्सवाद, ये वाद वे हैं हिंदी साहित्य में। तो किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। किस वाद के कवि हैं? छायावाद के। और मैं बताना चाहूँगी कि जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं उन्हीं में से एक सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये थे ग्रामश्री कविता के बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए, आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से इन प्रश्नों की तैयारी करें, अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।